नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, हम कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने 1066 से लेकर 1400 के समय का मैंने आपको पूरा कार्यकाल कराया था। और साथियों, आपको पता है 1443 से लेकर 1400 का समय है, वो आपको मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चौसर का टाइम है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं और जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। जहाँ से इंग्लिश का जन्म हुआ, यानी कि साहित्य है वो लिखा जाना शुरू हुआ, और जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। ये सब डाटा हमारा पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड है, और मुझे नहीं लगता कि एक ही विषय पर बार बार कोई क्लास बढ़ाई जाए। तो आज हम इससे आगे कर रहे हैं रिनेसेंस राइटर। तो सबसे पहले हमें पता है अच्छी तरह कि 1558 से 1603 का समय है। इसे हम इंग्लिश के अंदर एलिजाबेथ टाइम मानते हैं, एलिजाबेथन एरा, यानी कि एलिजाबेथन टाइम, जिसको हम इंग्लिश के अंदर मानते हैं। 1558 में जो इंग्लैंड की महारानी बनी थी, एलिजाबेथ बनी थी, और 1603 तक वो इंग्लैंड की सम्राज्ञी रही थी। और इसके समय में सबसे ज़्यादा लिटरेचर के अंदर, ड्रामा के अंदर, और सबसे ज़्यादा प्ले, ड्रामा और लिटरेचर के अंदर विकास हुआ। इसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हम मानते हैं। तो आज हम इसी समय की बात करेंगे, और इसी समय के अंदर हम 3 राइटर को लेकर चलेंगे, जिसके अंदर मैं बता दूं आपको एक ट्रिक से कि हम मानते हैं 3S। 3S का मतलब है शेक्सपियर, जो मुख्य इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर इस एज के अंदर, सिडनी और स्पेंसर, इनको हम 3, शेक्सपियर, सिडनी और स्पेंसर, इनको हम 3S मानते हैं इंग्लिश के अंदर। कि सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर है, जो अच्छी तरह से वीडियो हमारी बनाई हुई है। जितने प्ले, 37 प्ले थे, 154 सोनेट थे, और इनका कौन सा स्टाइल था, ये सब वीडियो मैंने ऑलरेडी नेट पे अपनी जो क्लासें हैं वो डाल रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये क्लासें डाली जाए। लेकिन इनके कंटेम्प्रेरी हैं जो 3S में से 2S बच जाते हैं, यानी कि सिडनी और एडमंड स्पेंसर, यानी कि पूरा नाम लिख दूँ तो फिलिप सिडनी, और इनका है एडमंड स्पेंसर। तो इनके कंटेम्प्रेरी कराने जा रहा हूँ। चौसर और विलियम शेक्सपियर नहीं करा रहा, क्योंकि शेक्सपियर ऑलरेडी ये क्लासेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर करवा देंगे। सिडनी मैं आपको करवाऊंगा, और स्पेंसर आज हम लेके चलेंगे एडमंड स्पेंसर। सबसे पहले बता दूं कि जो जन्म है विलियम शेक्सपियर का सभी जानते हैं, 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और 12 साल छोटे थे इनसे एडमंड स्पेंसर, यानी कि 1552 के अंदर किसका जन्म हुआ था, एडमंड स्पेंसर का। और 2 साल बड़े थे इनसे फिलिप सिडनी, यानी कि 1554। यानी कि आप अगर इसके अंदर 12 जोड़ते हो तो हमारा विलियम शेक्सपियर की डेट बन जाती है, और अगर इसके अंदर आप 2 जोड़ते हो तो फिलिप सिडनी की जो उम्र है, यानी कि बोर्न डेट है, बैप्टाइज डेट है, वो साथियों यहाँ बन जाती है। तो आज आपको कराने जा रहा हूँ मैं एडमंड स्पेंसर। ऐसे याद रखना है कि गोल्डन एज के अंदर 3S है, यानी कि शेक्सपियर, सिडनी और स्पेंसर। तो आज हम जो आपको करवाने जा रहा हूँ वो मैं करवाऊँगा हमारे एडमंड स्पेंसर। टाइम पीरियड पर अच्छी तरह लिखा हुआ है, और ये सभी रिनेसेंस राइटर हैं, जो 1500 से 1600 को समय था। इटली के शहर फ्लोरेंस से जो रिनेंसा शुरू हुआ था और इंग्लैंड पहुंचा था। तो साथियों, आज हम जो मुख्य तौर पर जिस राइटर की बात करेंगे तो वो कंटेम्प्रेरी है हमारा विलियम शेक्सपियर का, जिन्हें हम कहते हैं एडमंड स्पेंसर। आज बात करेंगे सारी एडमंड स्पेंसर, और साथ के साथ मैंने आपको शेक्सपियर का भी एज बता दिया था कि इनको याद रखना बड़ा इजी है, और इधर मैंने सिडनी का भी आपको बता दिया था कि आप आसानी से याद रखते हो। एडमंड स्पेंसर का जन्म है
1552 में हुआ था। अगर इसमें 12 जोड़ दें तो 1564 किसका जन्म बन जाता है? शेक्सपियर का। अगर इसमें 2 जोड़ दें तो 1554 किसका बन जाता है? फिलिप सिडनी का। और इन्हीं 3 को हम क्या बोलते हैं? 3S ऑफ गोल्डन एज। तो ये आपको समझा दिया। और आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर के बारे में, जो इनके महत्वपूर्ण वर्क है और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। सबसे पहले तो इनको पोएट, इनको कवियों का कवि की उपाधि दी गई है। यानी कि एडमंड स्पेंसर का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पोएट कौन है, कवियों के कवि कौन है? तो कौन है? हमारे एडमंड स्पेंसर, जिनका जन्म 1552 में हुआ था और 1599 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आज ये इनके बारे में पढ़ेंगे। और अब इनको पढ़ते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये महारानी एलिजाबेथ के सबसे करीब थे और इन्हीं को हम स्टेट्समैन भी कह सकते हैं। ये राजनीति में अच्छा भाग लेते थे और ये स्पाई, जासूस का काम करते थे। और जासूसी के लिए इन्हें और इनके परिवार को आयरलैंड भेज दिया था। महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें और इनके परिवार को स्पाई के रूप में कि आप जासूसी करो, आप स्मार्ट आदमी हो, तो इन्हें आयरलैंड भेज दिया गया था। वहाँ एक दिन ऐसा आया जब पता लग गया लोगों को कि एडमंड स्पेंसर क्या है? जासूस है इंग्लैंड का। क्योंकि उस समय आयरलैंड था वो किसके कब्जे में था? इंग्लैंड के था साथियों। इसलिए वो स्पाई का काम कर रहे थे, सूचनाएं वहाँ से भेज रहे थे। जैसे ही आयरिश लोगों को पता लगा तो इनका घर जला दिया गया और ही लॉस्ट हिज वाइफ इन दैट एक्सीडेंट। और उस दुर्घटना में इनकी वाइफ की मृत्यु हो गई और इनका एक बच्चा था जिन्हें जिंदा कहते हैं कि जिंदा जला दिया गया था। जैसे कैसे जो एडमंड स्पेंसर थे वो वहाँ से बच निकले थे और जो जंगल है आयरलैंड के वहाँ आकर वो खो गए थे, रास्ता भूल गए थे और कुछ दिन तक वो घायल भी रहे। और कहते हैं वॉन्ट ऑफ ब्रेड, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भूख के कारण हुई थी। वो जंगलों में कई दिन तक भूखे रहे और अंत में क्या होगी? उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मैंने छोटी सी बात आपको बता दिया कि एडमंड स्पेंसर क्या किया करते थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो ये बातें इसलिए होती है साथियों ताकि आपको वो चीज़ें याद रह सके। अब इनके वर्क की बात करते हैं। तो सबसे फेमस वर्क है इनका फेरी क्वीन। आपने पढ़ा होगा, फेरी क्वीन है सबसे प्रसिद्ध वर्क है इनका। जो इन्होंने जब एलिजाबेथ महारानी थी तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में कोई अच्छी चीज़ लिख के दिखाओ, आप इतने बड़े राइटर हो तो कुछ मेरे बारे में अच्छा लिखो। तो इन्होंने एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन नाम की किताब लिखी थी। और ये कितनी बुक्स थी आपको बता दूं थोड़ा सा। वैसे तो कुछ और चीज़ इससे पहले बताना चाहता हूँ, चलो हम इसको लास्ट में जिक्र कर लेंगे जो फेमस वर्क है। इससे पहले इनका वर्क लेते हैं हम शेफर्ड कैलेंडर। सबसे पहला वर्क शेफर्ड्स कैलेंडर, इन्होंने लिखा है शेफर्ड्स कैलेंडर। ये एक पेस्ट्रोल पोएम है। पेस्ट्रोल पोएम का होता है मतलब कि ये शेफर्ड्स के ऊपर है और इसके अंदर 12 इकोलॉग्स हैं। 12 इकोलॉग्स का मतलब है साथियों इसके अंदर जो शेफर्ड है वो 12 महीने का डिस्क्रिप्शन देता है। 12 इकोलॉग्स है, पेस्ट्रोल पोएम है, यानी कि गडरियों की ये एक कविता है। और साथियों इसके अंदर एक बार बार पूछा जाता है कोलिन क्लाउड, एक करैक्टर का नाम, शेफर्ड का नाम है, जिसको बार बार पूछा जाता है कि शेफर्ड के अंदर जो करैक्टर है उसका क्या नाम है? कोलिन क्लाउड। और उसमें लिखा भी हुआ है कम होम कोलिन क्लाउड। तो आपको याद रखना है ये किसने लिखा है? शेफर्ड कैलेंडर इन्होंने लिखा है। इसके बाद इनका वर्क आया था जो इकट्ठी 2 पोएमें आई थी, उनको आपको ध्यान रखना है साथियों। वो थी एपिथेलेमियन और अमरोटी, ये 2 कविताएं इनकी आई थी। एपिथेलेमियन का मतलब है सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग, और अमरोटी का मतलब है लव्स सॉन्ग, यानी कि लव के बारे में। ए लिटिल लव, ये लव के बारे में लिखी गई है अमरोटी का मैं से मीनिंग मतलब होता है कि ये लिटिल लव। एपिथेलेमियन का जिक्र करते हैं। एपिथेलेमियन के अंदर बड़ी फेमस है और ये बड़ी इजीली आपको याद रह जाती है। सबसे पहले ये एक मैरिज सॉन्ग है जो एलिजाबेथ बोयल
एलिजाबेथ बॉयल के साथ इनकी शादी हुई थी, तो उस समय इन्होंने ये लिखा था। तो इसके अंदर साथियों सबसे पहले तो 365 लाइन्स हैं, यानी कि साल में जितने दिन होते हैं, ईयर के अंदर जितने दिन होते हैं उतनी लाइनें इन्होंने लिखी है। दूसरी बात 24 स्टेंजा है इसके अंदर, यानी कि 24 स्टेंजा दिए हुए हैं, और 24 स्टेंजा किसका जिक्र करते हैं? 24 घंटे का। तो ये ध्यान रखना है कि जो एपिथेलेमियन है वो एलिजाबेथ बॉयल की शादी पे लिखी गई है, और इसके अंदर 365 लाइनें हैं जो 365 डेज साल के दिखाती है, और दूसरा 24 स्टेंजा है जो 24 आवर्स को दिखाते हैं। 8 आवर्स हैं वो नाइट के लिए फिक्स किए गए हैं और 12 आवर्स डे के लिए। ये थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन आ जाते। उसके बाद है ये एक, इसके अंदर बस इतना ही कर लो साथियों, एपिथेलियन और एम्ब्रोवटी के बाद इतना ही बहुत है आपको। इतना आपको अगर डिटेल आप अच्छी तरह ये नोट कर लेना साथियों। तो थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी पोएम आई थी प्रोथेलेमियन। प्रोथेलेमियन, प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी कि मैरिज से पहले की बात है। ये सॉन्ग जब ये उन्होंने कविता इजाद जब की थी, तब लिखी थी जब कैथरीन और एलिजाबेथ की क्या हो रही थी? शादी। तो ये एक वर्स सॉन्ग है, यानी कि वेडिंग सॉन्ग है, और ये स्पाउस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्पाउस वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये दो जोड़े हैं शादी के जिसमें कैथरीन है और एलिजाबेथ है, उनके ऊपर ये सॉन्ग है प्रोथेलेमियन लिखा गया है। एपिथेलेमियन के बारे में बता दिया मैंने, प्रोथेलेमियन के बारे में बता दिया, और आपको शेफर्ड कैलेंडर के बारे में मैंने साथियों बता दिया है। इसके अलावा वैसे तो मदर हबर्ड टेल है वो भी इन्होंने लिखी है, जिसका नाम तो कुछ और था लेकिन ये इसका सुडोनियम नेम था। और साथियों इसके बाद हम जो मुख्य तौर पर जिक्र करते हैं जिसके लिए ही इज़ वेल नोन फॉर हिज क्रिएशन फेरी क्वीन, सबसे पहले इसी का ही जिक्र ज़्यादा आता है साथियों। जो हम वर्क देख रहे हैं तो ये है हमारा फेरी क्वीन, यानी कि जब एलिजाबेथ महारानी थी तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखो, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं 24 बुक्स लिखूंगा। कितने बुक्स लिखूंगा? 24। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि मैं एलिजाबेथ के बारे में जो बुक्स लिखूंगा वो 24 बुक्स से लिखूंगा, जिनमें इन्होंने डिसाइड किया कि 12 बुक्स हैं वो प्राइवेट होंगी, 12 बुक हैं वो प्राइवेट होंगी, और 12 बुक्स हैं वो क्या होगी? पब्लिक होगी। प्राइवेट का मतलब है साथियों कि वो एलिजाबेथ महारानी के बारे में लिखेंगे सारी बातें, और 12 बुक्स पब्लिक का मतलब है ऑथर के बारे में लिखेंगे, यानी कि जो ऑथर था उसके बारे में ये बुक्स होंगी, और ये प्राइवेट लाइफ ऑफ एलिजाबेथ के बारे में ये लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ 6 बुक का वो ही कंप्लीट कर पाए। ध्यान रखना है आपको, 6 बुक ही कंप्लीट कर पाए। और एक बार नेट के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन देखा गया है, ये साथियों अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो ये जानकारी आपको इतनी तो हर राइटर के बारे में होनी चाहिए। तो देखो आपको बताता हूँ, 1590 के अंदर 3 बुक फेरी क्वीन की पब्लिश हुई थी, और 1596 के अंदर 6 की 6 बुक पब्लिश हुई थी, यानी कि ये 6 बुक ही कंप्लीट कर पाए थे। 1590 के अंदर 3 बुक पब्लिश हुई, और 1596 के अंदर फिर सभी 6 की 6 बुक इनकी पब्लिश हुई। और इन्होंने जो 6 बुक लिखी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो फर्स्ट बुक है वो रेड क्रॉस के बारे में है, रेड क्रॉस नाइट के बारे में, रेड क्रॉस नाइट के बारे में, योद्धा के बारे में, जो होलीनेस का प्रतीक है, होलीनेस का प्रतीक है, यानी कि होलीनेस आप जानते हो पवित्रता के लिए जाना जाता है। तो थोड़ा सा बुक तो मुझे साथियों याद नहीं है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। तो रेड क्रॉस पहली किताब है, यानी कि 6 बुक का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद शायद आपको एडमंड स्पेंसर है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। रेड क्रॉस बुक है वो हमारा होलीनेस के लिए जाना जाता है। दूसरी बुक थी सर ग्वाइन के बारे में, सर ग्वाइन के बारे में दूसरी बुक थी, जो थी टेम्परनेस के बारे में थी, यानी कि जो
योद्धा थे, उनकी टेम्परनेस के बारे में थी। फिर थी ब्रिटोमार्ट थी, ये फीमेल चेस्टटी के लिए थी। चेस्टटी यानी कि फीमेल चेस्टटी होती है महिलाओं की पवित्रता। उस समय समाज के अंदर बहुत कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो ब्रिटोमर्टा थी, वो फीमेल चेस्टिटी को दिखाती है। सर ग्वाइन है, वो टेम्परेंस को दिखाते हैं, और रेड क्रस्ट होलीनेस को दिखाते हैं। चौथी बुक थी वो ट्रीमोडा गैम्बल थी, जो किसको दिखाती थी? फ्रेंडशिप को, वो फ्रेंडशिप पे बेस्ड थी। और फिफ्थ थी आर्ट गर्ल थी, वो जस्टिस को दिखाती थी। वो किसके बारे में थी साथियों? जस्टिस के बारे में थी। और लास्ट जो बुक्स थी वो थी कैलिडोर, जो किसको दिखाती थी? कर्टेसी को दिखाती थी। तो साथियों ये इन्होंने माना था कि मैं 24 बुक लिखूंगा, लेकिन वो 12 बुक पब्लिक के बाहर प्राइवेट बुक लिखना चाहते थे और 12 पब्लिक लिखना चाहते थे। लेकिन उनकी कंप्लीट कितनी हुई? 6 बुक हुई। 3 1590 में पब्लिश हुई, और 6 बुक है वो 1596 में हुई। तो जो 6 बुक पब्लिश हुई थी उनके बारे में थी, यानी कि वो किसके बारे में थी? पहली बुक है वो रेड क्रॉस नाइट, यानी कि ऐसे योद्धा के बारे में जो होलीनेस का प्रतीक है, जिसका नाम क्या है? रेड क्रॉस। दूसरा सर ग्वाइन के बारे में थी, जो टेम्परेंस के बारे में, उसके बारे में लिखा था। तीसरी ब्रिटोमर्टा यानी कि चेस्ट थी, पवित्रता के बारे में थी। थर्ड थी ट्रिमेंडा कैम्पबेल, यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में थी। और फोर्थ थी आर्ट गर्ल, यानी कि जस्टिस के बारे में। सिक्स थी कैलिडोर कर्टेसी के बारे में। तो साथियों एडमंड स्पेंसर आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई थिंक इससे ज़्यादा एडमंड स्पेंसर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन टेक केयर।